बोले उसके टेबल पे कूद पड़ना, टेबल को कूद पड़, हाँ वो कूद पड़ने वाली बात ये नहीं है कि उसका गला पकड़ लेना, उसका मतलब क्या है, उसका ये है कि आपको कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, आपको नॉलेज इतना होना चाहिए कि अगले को, सामने वाले को सोचना पड़े कि यार कैसे काटूं इसकी नंबर। देखो फर्क तो पड़ता है व्यक्तित्व और क्या होता है, ये व्यक्तित्व परीक्षण, फर्क तो पड़ता है व्यक्तित्व और क्या होता है, ये व्यक्तित्व परीक्षण ही तो है आपका। भाई नहीं समझे कि मैं तो ऐसे करूं, अगले कई 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 लोग हैं उनकी तरफ अपन देखते जाते हैं यार कि कुछ तो है यार, तो वो कहां से काट लेगा नंबर। नहीं समझे, एक होता है कि आपको 15 7 दूं 8 दूं क्या, इनको पूछा भाई, साथ वाले को पूछा 8 दूं क्या, तो कहता थे दो। एक होता है यार काट ही नहीं सकते यार, इस टाइप से बनना है। बाद में तुम्हारे कम नंबर आए ना तो भी सिलेक्शन होगा नहीं क्या, एक तो यार एक प्रभावित तो करता ही आदमी, मैंने कहा ये तो थोपा हुआ है, एक वैसे होता है, ठीक है उसको भी अपन को थोड़ा सा इम्प्रूव, वैसे तेरे लिए नहीं बोल रहा, सबके लिए बोल रहा हूँ कि वो अपने जो वाइब्रेशन वो होता ही है। शुरू में मैं हम भी गए तो 3 बार वो उसने बोर्ड ने नहीं है क्या, शुरू में अपन प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं तो इसी चीज की तो कर रहे हैं, और बोर्ड ने कहा सवाई सिंह पानी पी ले थोड़ा, वाइब्रेट हो गए, इसमें क्या बात है, हो जाता है। और ये तो सुनो, आधे लोग गलत ऐसे बोलते रहते हैं ऐसे की भगाने के लिए, मैंने ये बोला वो बोला, आधों की आवाज डूबती है भाई, ये तो अपना एक नॉर्मल अपन बैठे हैं, लेकिन इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ सर मैं ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा जो मेरी पीएचडी से रिलेटेड हाँ जी, है, और आजकल मतलब ग्रीन केमिस्ट्री का काफ़ी यूज़ है। सर ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो 2 साइंटिस्ट थे, पॉल एनास्टस एंड जॉन सी वार्नर। उन्होंने 12 प्रिंसिपल दिए, उन्हीं प्रिंसिपलों को यूज़ करके उन्होंने इस प्रकार से ग्रीन केमिस्ट्री को डिज़ाइन किया कि जो अपनी पहले से चलने आ रही जो केमिस्ट्री होती है, जिसमें हम जो हार्मफुल इफेक्ट करने वाले जो जो प्रोसीज होते हैं उनको हम किस प्रकार से ग्रीन केमिस्ट्री से उनको रिप्लेस कर सकते हैं, तो उन्हीं 12 प्रिंसिपल पर ये आधारित होती है, जिसमें उन्होंने इस प्रकार से बताया जैसे ग्रीन केमिस्ट्री में हम 2 रिएजेंट लेते हैं, उन रिएजेंट का यूज करके हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो सर उसमें क्या होता है कि उनमें जो मेथड होती है, जैसे मान लो कि हमने गर्म किया, तो गर्म में क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड होती है जिसमें हार्मफुल गैसेस वगैरह निकलती हैं, तो उन्होंने क्या किया, उससे जो ट्रेडिशनल मेथड थी उसको चेंज कर दिया, उसको क्या उन्होंने माइक्रोवेव में यूज करवाया उन्होंने। तो माइक्रोवेव में क्या होता है कि जो हार्मफुल गैसेस वगैरह निकलती, क्योंकि वो जो कंपाउंड होता है वो माइक्रोवेव के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। दूसरा सर सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट में उन्होंने जैसे पहले जो सॉल्वेंट यूज करते आ रहे जैसे बेंजीन, बेंजीन एक कार्सिनोजेनिक सॉल्वेंट होता है, वो सॉल्वेंट का रिप्लेस कर दिया किसी इथेनॉल से कर दिया या वाटर से कर दिया। जो ये ग्रीन सॉल्वेंट है इथेनॉल और वाटर, इनके क्या होता है कि हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते हैं। और इसी प्रकार से जैसे उन्होंने जो रिएक्शन थी, उन रिएक्शनों में जो भी हम रिएजेंट यूज करने वाले थे, जैसे पहले हम जैसे कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं उसमें हम मेटल का यूज करके मेटल एज ए कैटलिस्ट यूज करते थे। अब सर जो पहले पढ़ते हैं उसमें मेटल एज ए रिडक्शन के लिए कोई भी मेटल यूज कर रही हो, ऑक्सीडेशन के लिए, तो इसमें फिर उन्होंने क्या किया कि जो मेटल का यूज न करके नॉर्मल जो ऑर्गेनो कैटलिस्ट होते हैं, ऑर्गेनो कैटलिस्ट जनरली जैसे अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं, तो उनके इतने हार्मफुल इफेक्ट होते नहीं है, तो उनका फिर यूज करके उन्होंने एक नई एक ब्रांच बना दी केमिस्ट्री की, जो कि आने वाले भविष्य के लिए काफी अच्छी मतलब काफी अच्छी हुई, जिसमें क्या होता है पहले जो हार्मफुल इफेक्ट थे उनको उनको रिप्लेस कर दिया और जो नई एक पूरी ब्रांच बना दी। उस ब्रांच में हम क्या सोच सकते हैं कि उस ब्रांच में जो भी हम मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड बना रहे हैं उनमें वो कंपाउंड तो बन रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से जो इफेक्ट हो रहे हैं सिंथेसिस के दौरान वो इफेक्ट कम हो रही है। अब इन्होंने मेरे हिसाब से तो इन्होंने अब इसमें थोड़ी सी सीखने की बात है, हालांकि कम सब्जेक्ट का तुम जानो, मैं नहीं पता, लेकिन इन्होंने क्या कोई चीज को प्रैक्टिकल बताया भाई, जैसे एकदम एक तो होता है एकदम ही रटन होती है भाई उसमें ये एक होता है प्रैक्टिकल, हम बातचीत कर रहे हैं, नहीं समझे क्या, तो मेरे को जो लगा भाई वो सब्जेक्ट को तो आप जानते हो, लेकिन प्रैक्टिकल बातचीत टाइप भी करना है कि भाई सब ये होता है ये ऐसे होगा और बेस्ट रहेगा, और कमी बताओ। सर मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बोलना चाहूँगा, जिसका पूरा नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले जल्दी से स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर मैं बताऊँ
तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली कोई भी रेडिएशन जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसका इंटरेक्शन किसी भी मैटर के साथ, मैटर में सर एटम्स होते हैं, उस एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, उसके साथ अपन उसका इंटरेक्शन देखते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वो होता है। और बिना स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज किए सर आज की लाइफ में केमिस्ट्री सर पॉसिबल ही नहीं है। अब जो रिसर्च कर लोगे आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करनी पड़ेगी। सर अब आते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। तो ये 3 वर्ड से मिलके बना है। पहले न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो सर ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, इसलिए इसमें वर्ड न्यूक्लियर आ रहा है क्योंकि अपन इसमें न्यूक्लियस का ट्रांजिशन देखते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स का या किसी एटम का। मैग्नेटिक दूसरा इसका शब्द इसलिए है क्योंकि हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं जो इंटरनल जिस न्यूक्लियस है और उसकी सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हुए जो इंटरेक्शंस हैं उनको अपन स्टडी करते हैं, इसलिए वर्ड मैग्नेटिक। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजोनेंस। रेजोनेंस अपन एक बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो मैचिंग होता है। मैचिंग सर अपन इसलिए बोलते हैं कि जो अपने न्यूक्लियस है उसकी प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स इसमें यूज होती हैं, उससे जब रेजोनेंस दिखाती है तब ये न्यूक्लियर ट्रांजिशन हो जाता है। जब न्यूक्लियर ट्रांजिशन होता है तभी अपन सर उस न्यूक्लियस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बोलो। सर इन्होंने न्यूक्लियस ट्रांजिशन बोला। न्यूक्लियस ट्रांजिशन मोस्ट बेयर में होता है। यहाँ पर न्यूक्लियर का स्पिन है वो चेंज होता है, वो उसके low अंदर ही आ spin गया से न्यूक्लियर ionization। स्पिन वो ट्रांजिशन। स्पिन ट्रांजिशन सिर्फ न्यूक्लियस का ट्रांजिशन होता है, वो वो मोस्ट मॉस्फॉर्म में भी एक तरीके से वो नहीं, spin अलग होता नहीं है। था, अलग उसमें में रेजोनेंस होता है। वैसे आपका बोलने का सही था और धीरे धीरे वो चीजों को आप करें, बाकी तो सब्जेक्ट का तो ये बोलेंगे। हाँ, सर जिले के अब बारे अब की बार अपना ये कर सकते हैं, अमित जी को और इनको बुलाएंगे तो उससे क्या होता है, 2 फायदे होंगे। जो केमिस्ट्री वाला टीचर भी बैठा रहेगा तो उससे क्या है कि वो आपकी जो कमी ज्यादा है तो आप भी देखें और वो भी देखें। नहीं समझेंगे तो उसमें थोड़ा और सुधार होगा अपना। तो उनसे मैं करूँगा, तो संडे को क्या टाइम नहीं देता तो वो आ जाएंगे, तो उस हिसाब से करेंगे। ठीक है। हाँ। कोटपुतली बहरोड के बारे में। हम्म। कोटपुतली बहरोड में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और 8 तहसीलें हैं। हम्म। विधानसभा क्षेत्र में विराटनगर, बानसूर, कोटपुतली और बहरोड। कोटपुतली का सबसे ग्रासिम एक फैक्ट्री है सीमेंट की। सेकंड, बहरोड में एक सुंदर बकरी पाई जाती है जखराना गांव में। और थर्ड, साबी नदी और बाणगंगा 2 नदियां हैं जो ऋग्वेद से संबंधित है। साबी नदी, बाणगंगा भरतपुर की साइड से अलवर में प्रवेश करती है। ठीक है, तेरा बोल तो सही रही है, परंतु तू वही इकोलॉजिकल कर इसका। सर एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, इकोलॉजिकल जरूर कर, इकोलॉजिकल मेरे को दे दे, तो बाद में करूँगा। इकोलॉजिकल से तात्पर्य है कि भाई मैंने अभी बोला, जिसने बोला कौन सा बरोड और कौन सा कोटपुतली, तो कोटपुतली का जैसे इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्री बोलो, जब बैरोड तूने बोला तो बैरोड और भी चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे ज्यादा तो बैरोड कौन सा होगा, इंडस्ट्रियल में। भाई जो बकरी वाली बात आपने बताई बढ़िया बात है, परंतु कहना मतलब वो एक पार्ट, छोटा सा पार्ट है उसका, नहीं समझे। तो वो क्या है, थोड़ा सा बैरोड को जैसे इंडस्ट्रियल से आप उठाते हुए लाए, बैरोड को किससे लाए, इंडस्ट्रियल से। और दूसरा कौन सा आपका ये जो आपकी कौन सी अहिरवाटी बोली है, उससे मतलब यादव बहुल क्षेत्र भी है, उस हिसाब से पूरा का पूरा वो आएगा। तो कहने का मतलब उसको वैसे बोल तो सही रही है, लेकिन थोड़ा इकोलॉजिकल बना कोई भी चीज को, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, तो छोटी चीज तो बोल रही है पहले और बड़ी चीज कौन सी अभी उसमें मतलब बाद में आ रही है। तो छोटी चीज को अपन को कौन सी बड़ी से लेकर के छोटी की तरफ आना है, मतलब जैसे नहीं समझे। कोटपुतली है, अब यहीं पे तू बोलती, मैं बताऊँ थोड़ा सा कि कोटपुतली में जैसे ग्रासिम इंडस्ट्री है, भाई बिरला की बहुत बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री है जो एशिया में सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है। अगर ये पूरा हो जाएगा तो एशिया का सबसे बड़ा क्या होगा, प्लांट होगा। ये इंडस्ट्री सर की फायदा भी दे रही है, कैसे कि ये सामाजिक सरोकारों को भी वहाँ पे पूरा कर रही है। वहाँ पे जैसे कोचिंग संस्थान है, अदर एरिया है, उसमें हेल्प भी कर रही है, तो वहाँ के लोगों को फायदा भी हो रहा है, नहीं समझे। दूसरी बात है कि आप बैरोड है, तो बैरोड एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो अपना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डेवलप हो रहा है। तो उसमें भी आपका आज के परिप्रेक्ष्य में बैरोड, निमराना, ये जो बेल्ट है, ये आपका डेट्राइट सिटी के रूप में उभर रहा है। डेट्राइट का मतलब मोटर गाड़ी उद्योग सबसे ज्यादा आ रहे हैं। नंबर 2 आपका IT उद्योग, तो इसको आज के परिप्रेक्ष्य में सनराइज इंडस्ट्री के रूप में उभर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जैसे इंडस्ट्री की बात करें तो अब इंडस्ट्री होगी। अब तो फिर कर नदी की बात कि भाई ज्योग्राफिकल रूप से सर अगर बात करें
तो बेसिकली यहाँ पे कौन सी साबी नदी है जो जयपुर से आपकी कोटपुतली इधर आपका कौन सा बरोड होते हुए हरियाणा की तरफ जाती है, तो विशेषतः तो ये नदी है। दूसरी नदी आपकी कौन सी बाणगंगा है, वो इधर से जाती है। तो जो ये हो गया, फिर यहाँ पर अगर तीसरी बात करें तो कौन सा, फिर तो ये बात कर सकती है कि भाई दूध के क्षेत्र में भी सर ये डेवलप एरिया है, पशुपालन की दृष्टि से भी डेवलप एरिया है। आज ये इकोनॉमी रूप से उभरता हुआ क्या है क्षेत्र है, और तभी सरकार ने भी इसको ध्यान में रखते हुए इसको जिला बनाया है। सारी चीजों उस टाइप से थोड़ा सा बताएंगे और भी आगे। सर मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के बारे में बताना चाहूँगी। सर इसकी जो स्टडी है वो सबसे पहले लूमर तथा प्रिंगस्टाइन नामक साइंटिस्टों ने की थी। जो इसकी व्याख्या है वो मैक्स प्लैंक सिद्धांत के आधार पर की गई थी। सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ब्लैक बॉडी होता क्या है। ब्लैक बॉडी जब ऐसी बॉडी होती है जिस पर कोई भी लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है तो हर तरह की वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। जो किरचॉफ नामक साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने बताया था कि जो अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी एक अच्छा अवशोषक के साथ साथ एक अच्छा उत्सर्जक भी है। फिर इससे संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है उसमें आ जाते हैं थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन जब किसी भी पिंड पर कोई भी पिंड है वो ताप के कारण जो रेडिएशन इमिट करे वो थर्मल रेडिएशन कहलाता है। अब वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर में जैसे टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर और एक एनवायरनमेंट का टेम्परेचर देखेंगे। बॉडी का टेम्परेचर यदि एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो हमें गर्मी फील होगी, यानी कि रेडिएशन इमिट होंगे। यदि बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम है तो हमें सर्दी लगेगी, यानी कि हम रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे। और सर उसके बाद आ जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यदि हम जो लाइट है उस लाइट को वेवलेंथ की फॉर्म में वर्गीकृत करें तो जो यदि उनको हमने वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में ऑर्डर्ड किया तो वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। फिर अब बोलो। सब्जेक्ट तो सही बोला है, थोड़ा सा एजुकेशन बोलो। सर बस आई थिंक सर जो ब्लैक बॉडी होती है वो एक आइडियल कंडीशन होती है। अगर एक्चुअल में एक पूरी परफेक्ट ब्लैक बॉडी पॉसिबल नहीं है उसको बनाना। एक है सन है आइडियल, कौन मान सी? सकते हो यस सर सन। सन को आइडियल बॉडी सन को आइडियल बॉडी बोल सकते हैं। सन सारी एब्जॉर्ब थोड़ी करता है। सन अब ब्लैक आइडियल- बॉडी की डेफिनेशन है जो पूरी एब्जॉर्ब भी करे और सारी ही रिफ्लेक्ट कर दे। तो ये मतलब कहने का NCERT की तात्पर्य है definition तो कोई वो नहीं है। अब जैसे ये बोल रहे हैं ना, वो वैसे उलझाएगा भी आपको। जैसे आपने बोला तो उसी में से क्वेश्चन निकालेगा वो, तब आपको वापस तैयार रहना है। तो वापस बाद में अपने वो जो टॉपिक है आपने सही ढंग से पढ़ रखा तो उसका सही जवाब देना है कि सर जैसे आपने बताया जब ये इसमें सर आपको सर हो सकता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम ये होता है, इसे शब्द यूज कर सकते हो। उसका कटाक्ष भी नहीं करनी, अपनी बात को कवर कर लो बस। अपनी बात को कवर हो जाए। जैसे भाई कहने वाला आपने कवर कर लिया कि हो सकता है सर, लेकिन इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम ये चीज होती है। मैक्सिमम ये चीज होती है, क्यों वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बोलेगा वो भाई जैसे इनको नॉलेज है तो वैसे बोलेगा वो। बोलेगा तो उसमें जो बात निकल कर आई वो मैक्सिमम मिनिमम वाली आई, तो मैक्सिमम वाला शब्द यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बढ़िया ना। मैं एटम्स की बात करूँ, एटम्स के बाद सबसे पहले सर जॉन डॉल्टन ने बताया। उन्होंने बताया कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई में परमाणु होती है और बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और एक ही तत्व के सभी परमाणु के समान होते हैं। आगे चलकर जो एटम पे रिसर्च हुई तो और फंडामेंटल पार्टिकल की खोज हुई, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन ने बताया, प्रोटॉन के बारे में गोल्डस्टीन ने बताया और न्यूट्रॉन के बारे में जेम्स फ्रेडरिक ने बताया। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज भी की। उन्हें गोल्डफील्ड एक्सपेरिमेंट की सहायता से न्यूक्लियस की खोज की और उन्होंने निष्कर्ष निकाला नाभिक का अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है और एक डेंस कोर होता है जो पॉजिटिव होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो थोड़ी सी तेरे वाइब्रेशन है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आराम से सुर प्रैक्टिस कर। वैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन नहीं होता क्या, थोड़ा एक होता कॉन्फिडेंसली बोलना है। अब जैसे ये तो अप्पड़ बैठे हैं, वहां पर वो जेएम खान सर करें वो बात भी आएगी कि बात जो मौजूद गुप्तगू बनती मिले जो आप कम वक्त याद भी नहीं रही। बात जो मौजूद गुप्तगू बनती, जैसे अपन करके जाते हैं कि
सब पहले लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं ना, तो लड़की ऐसे सोचती है कि मैं उस को ये पूछूंगी, लड़का देखता मैं ये पूछूंगा, समझ गए। तो एक तो बोले वो और एक इंटरव्यू, ये दो चीज ऐसी होती है कि तैयार होके जाते हैं लेकिन वहां पर निकलता नहीं। तो वो अपन को ये अपन फ्लो ला रहे हैं। फ्लो का मतलब है ये कुछ नहीं है, ये फ्लो ला रहे हैं कि वहां तक आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट आ जाए, बल्कि ऑलरेडी कुछ नहीं है। तो वो क्या होता है कि बहुत सी चीजें हम तैयार करके जाते हैं लेकिन वहां पर निकल नहीं पाती। तो ये धीरे को धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। वो तैयार के लिए सबसे बढ़िया मैंने बताया ना कि भाई जैसे अपन तो 2 दिन ही काम कर रहे हैं, तो 5 दिन तेरे साथ करके जो भी हो उसके साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर। नहीं, हाँ सर मैं जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इधर से बोल, नहीं इधर से बोल, कोई दिक्कत नहीं, इनको संबोधन कर। हाँ, मैं जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। जूल थॉमसन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट 1850s में जेपी जूल और विलियम थॉमसन के द्वारा किया गया था। इसमें इनके अकॉर्डिंग जब भी किसी गैस का एडियाबैटिक कंडीशन में हाई प्रेशर से लो प्रेशर पोरस प्लग के द्वारा एक्सपेंशन किया जाता है तो गैस के टेम्परेचर में कमी आती है, गैस कूलिंग इफेक्ट शो करती है। इसे जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। सारी रियल गैसेस शो करती हैं ये इफेक्ट। एक्सेप्शन में हाइड्रोजन और हीलियम गैस हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट शो करती है, और सभी आइडियल गैस जो कि जूल थॉमसन इफेक्ट में ना कूलिंग इफेक्ट शो करती है ना हीटिंग इफेक्ट शो करती है। इसका रीज़न है, हम जानते हैं कि गैसेस के बीच में वनरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। तो जब भी किसी गैस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एक्सपेंशन किया जाता है तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। उन्हें अपने फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, और उस काम के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी वो अपने आंतरिक एनर्जी, जिसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं, उससे लेते हैं। इंटरनल एनर्जी की कमी के कारण टेम्परेचर में कमी होती है और सारी गैसेस कूलिंग इफेक्ट शो करती है। सर एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड होता है इसमें फ्री एक्सपेंशन, वो इन्होंने नहीं यूज किया। बस अभी बाकी सब अच्छा बोलो, जवाब दो। फ्री एक्सपेंशन होता है इसमें, अगेंस्ट पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो। जीरो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन होता है। लो प्रेशर में भी हो सकता है, लो vacuum में प्रेशर भी हो में सकता है। लो प्रेशर में तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि तू ये और यूज कर सकती थी, सर जीरो एक्सटर्नल प्रेशर तेरे को लगता है कि वो यूज सही था। सर जैसे मैंने जिस बुक से पढ़ा था उसमें वैक्यूम भी था और लो प्रेशर भी था। वैक्यूम मतलब Vacuum कि में पी तो एक्सटर्नल free इक्वल्स टू expansion, जीरो हाँ। हो गया। वैक्यूम मतलब Vacuum फ्री free एक्सपेंशन हो expansion। गया। वो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है सर। वो अब वो चीज क्या है कि अपन को सीखने को मिलती है ग्रुप में। ये मतलब वही बात है कि रोजाना, मैं तो 25 साल हो गए देखते हुए, कोर्स पूरा होता ही नहीं, कोर्स कभी पूरा नहीं होगा। रोजाना नई नई चीजें देखने को मिलती है। तो ये अपन को क्या है, एक दूसरे को एक दूसरा, अब इनके हाथ में कोई दूसरी किताब लग गई, तेरे हाथ में कोई दूसरी लग गई, तो इनमें एक्स्ट्रा एक चीज जोर जुड़ गई। ऐसे वो देख लो, तो वो और नोट कर लो, उसको नोट करके इंटरनेट पर आजकल सब जगह देख सकते हैं, तो थोड़ा सा और जुड़ सकता है। ये चीजें, ये ही कला है। और बाकी बढ़िया बोल रही है। हाँ, मेरा नाम दीक्षा वर्मा है। मैं अपने जिले पाली के बारे में बात करना चाहूँगी। सर पाली का उपनाम इंडस्ट्रियल सिटी ही है क्योंकि पाली में वैसे तेरे से अब तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। वैसे तो बोलती रहे, पाली किसके नाम से बना, पहले तो ये बता। पालीवाल ब्राह्मणों से। ये यहाँ से शुरू कर। पाली शब्द पालीवाल ब्राह्मणों की बसावट वहां पे ज्यादा थी, इसलिए इस एरिया का नाम पाली कर दिया, पाली नाम हुआ। हाँ, आगे। कोई दिक्कत नहीं, बोल। मेरे गृह जिले का नाम उपनाम इंडस्ट्रियल सिटी भी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि टेक्सटाइल हो गई और केमिकल्स हो गई हैं। और कल्चरली बात किया जाए तो हमारे यहाँ पे परशुराम महादेव नाम का एक मंदिर है जो कि शिव जी का मंदिर है। और हमारे यहाँ पे अगर कंजर्वेशन से बात किया जाए तो लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए जवाई क्षेत्र भी मशहूर है, जहाँ की टूरिज्म काफ़ी अच्छा है। मैं पर्सनली भी सजा के आई हूँ, काफ़ी अच्छी सफारी भी होती है यहाँ पे। और एक और पॉइंट है सर, हमारे क्षेत्र में जो ग्रामीण यूनानी पार्क है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि 1001 के बराबर है पिछली सेंसस के हिसाब से। अब वही बात है, जिले में तो वही बात आती है कि भाई तू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ले, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेगी तो उसका नाम रावसिया का नाम जरूर आएगा। रावसिया ने यहाँ पे शुरुआत करी, तो वहां से शुरुआत करके पाली आएगा। पाली बाद में
आज आपका रंगाई छपाई की वजह से पोल्यूशन का साइंस वाला पोर्शन है, उससे भी जोड़ सकती है कि भाई जो जो ये लूड़ी नदी का जो बेल्ट है वो आपका रंगाई छपाई उद्योग के कारण काफी पोल्यूटेड हो गया है, तो उस हिसाब से भी उसको उठा सकती है। तो कड़े मतलब इनको तो झीले को तो मंत्री को बोला ना कि इकोलॉजिकल लो, और तू जितना तेरे पिछला वाला टॉपिक बोली ना